नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमने एंशिएंट इंडिया से एक टॉपिक लिया है शुंग वंश। तो शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे और मुख्य रूप से हमारा फोकस शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग है। हमने बहुत सारी चीजें लिख लिया है और इतना लिखने से और इतना आपके नोट्स कर लेने से चीजें बहुत तथ्यात्मक हो जाएगी। आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे इसके साथ में और भी फैक्ट्स आ जाएगा और उसको आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले हमने लिखा है मगध महाजनपद पर शासन किए 7 राजवंश। तो आपने एक बात सुना होगा कि हमारे देश में अलग अलग जो साहित्य मिले हैं, उसमें जैसे बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय है, उसमें आपको ये मिला है कि 16 महाजनपद थे और टाइम पीरियड अगर देखें तो 600 BCE कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व के जो समय है, कालखंड है, इस समय महाजनपद अपने देश भारतवर्ष में 16 थे। इस 16 में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध, एक मगध। इस मगध की जो राजधानी देखते हैं वो पाटलिपुत्र, पटना से इसका संबंध लेते हैं। और उस समय या उसके बाद जैसे अशोक, सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, तो उस समय तक ले इसका विस्तार इतना हो गया था कि ईरान तक भारत की सीमाएं लगती थी। तो उस समय ये सबसे ज्यादा विस्तार हुआ अशोक के समय, आप ये मान के चलिए। तो जो 600 BC है, 16 महाजनपद, उसमें मगध जनपद है, मगध महाजनपद है। इस मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया है। अब बात आएगी कि 7 के बाद क्या हो गया, तो हम ये भी पूछ लेते हैं कि 7 से पहले क्या हुआ। तो देखिए, कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे हम मान लेते हैं पटना, एक क्षेत्र मान लेते हैं दिल्ली, या एक क्षेत्र मान लेते हैं लखनऊ, कोई भी एक क्षेत्र आप मानिए। इस क्षेत्र पे आदि से वर्तमान तक कोई ना कोई सत्ता रही है जो कि उसका शासन संचालन कर रही है। राजनीतिक शक्ति किसी ना किसी के पास था, लेकिन एक होता है ना कि किस कालखंड के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो महाजनपद काल था, उसके पहले पटलिपुत्र या इसके आसपास के जो एरिया पे जो शासन कर रहे थे, तो वो एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे हम वैदिक व्यवस्था पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, और उसी से जब कृषि में अधिशेष प्राप्त हुआ तो द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण हम सिंधु सभ्यता को मानते हैं, तो दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल आता है। और धीरे धीरे भारत जो वर्ष है वो 16 महाजनपद में एक विस्तृत रूप से आप देखते हैं कि 16 महाजनपद जनपद स्थापित हो गए। ये जो 16 महाजनपद में से जो मगध है, इस मगध में अलग अलग राजवंश हुए। और सातवाहन के बाद क्या हुआ, भारत पे बहुत सारे आक्रमण हो गए और इस भूभाग का अलग अलग छिन्न भिन्न हो गया। तो ये जो परंपरा चल रही थी कि एक राजा, फिर ये खत्म हुआ, फिर ये बना, फिर ये खत्म हुआ, फिर ये बना, फिर ये खत्म हुआ, फिर ये बना, फिर ये खत्म हुआ, ये फिर ये बना, ऐसे चल के चली आ रही थी एक राजवंशों की परंपरा, जो कि सातवाहन के बाद समाप्त हो गई। यहाँ पे छोटे मोटे तौर पे रही, जो सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहा। और इसके इसी को जो सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहा, तो मौर्य काल की बाद की जो जो आएगी, मौर्य काल की बाद है ना, शुंग, कण्व, सातवाहन, और उसके बाद भी थोड़ा, तो उसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। और धीरे धीरे जब कुषाण वंश धीरे धीरे जब खत्म हो रहा है, तो उसके जो सामंत थे, वो सामंत फिर से उनके पास राजनीतिक शक्ति जा रही है। और धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में, गुप्ता कौन थे, कुषाण वंश के, जो कुषाण वंश जो था, कुषाण डायनेस्टी था, तो जो गुप्ता गुप्ता जो लोग थे, गुप्ता एम्पायर के जो लोग थे, वो एक सामंत थे। और धीरे धीरे उन पर शक्तियां आने लगी और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। जब जो ये हमने आपको बताया कुषाण वंश वो कमजोर होने लगा, तो गुप्तों ने अलग अलग जगह पे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और श्रीगुप्त, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको रेफरेंस समझा रहा हूं, तब ये एकदम समझ में आ जाएगा। तो गुप्ता पीरियड में फिर से एक सेंट्रलाइज्ड पावर आती है इस भूभाग पे, जहां पे मगध जनपद था, मगध महाजनपद था। तो मैं आपको क्या बताया कि जो एक टाइम पीरियड है मगध महाजनपद, यहां से लेके यहां तक, तो ये 7 राजवंश क्रमागत रूप से चले हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहा है, इससे पहले कुछ दूर, फिर इसके बाद कुछ समय तक, फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड, एक सेंट्रलाइज्ड पावर आया।
उसके बाद और समय बीता, फिर चीजें हुई, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज पावर, फिर चीजें बीती, फिर सेंट्रलाइज पावर, ऐसा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, क्योंकि गुप्ता पीरियड जब आएगा तो उस समय मगध अब नहीं कहेंगे, उसका नाम बदल चुका है, कुछ और हो गया, उसके क्षेत्र भी बदल गई। जहां भी मगध महाजनपद आएगा वहां पे कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो वो तो 7 ही हैं। और इस मगध जो महाजनपद है उसी के कड़ी में जो शुंग वंश है और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये चर्चाएं अभी हम लोग का मुख्य विषय है। तो हमने एक ट्रिक यहां दिखा आपके लिए लिखा है कि मगध महाजनपद के जो 7 राजवंश थे, तो ट्रिक है हसीन मासुका 7। देखो ये मासुका तो 7 होनी चाहिए तभी हसीन होगा ना, ये थोड़ा याद रखने के लिए, ऐसा आप रियलिटी में नहीं चले जाना। अब देखो तो हसीन मासुका 7, ट्रिक क्या है, ह से हर्यक वंश, उसके बाद स से शिशुनाग वंश, फिर न से नंद वंश। फिर ये क्या है भाई, मतलब कहने का मतलब हर्यक वंश जब खत्म हो रहा है तो शिशुनाग वंश आ गया इसी क्षेत्र में। राजधानी पाटलिपुत्र वाला एरिया जो है वो सेंट्रलाइज्ड, उसी के पास पावर है। फिर ये जैसे वंश खत्म हुआ तो नंद वंश आ गया, नंद वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश आ गया। घनानंद याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने के लिए कौटिल्य ने, जो विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, तो जो नंद वंश घनानंद को उन्होंने, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया, फिर मौर्य वंश आ गया, तो उसी स्थान पे मौर्य वंश आया है और ये परंपरा चली रही है यहां तक। उसके बाद चीजें अलग हो गई। अब देखिएगा तो घनानंद, ये जो नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगा। देखिए कैसे, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसका हत्या किया उसका मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने। किसका, मौर्य वंश के अंतिम शासक का हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, देवभूति हमने लिखा भी है, देखिए अंतिम शासक देवभूति, इस देवभूति का हत्या किया इसी का मंत्री अमात्य, इसी का मंत्री ने, इसी का मिनिस्टर ने हत्या किया, है ना। और उसके बाद उसने कण्व वंश की स्थापना कर दिया। वासुदेव कण्व ने हत्या किया था किसका, देवभूति का, और वासुदेव कण्व स्थापना कर दिया कण्व वंश का, कुछ समय तक चला। फिर इसका जो अंतिम शासक था, है ना, सुशर्मा बोलते हैं या सुशर्मन बोलते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति है, इस सुशर्मन का हत्या कर दिया किसने, सिमुक ने, और सिमुक ने स्थापना कर दी सतवाहन वंश की, सिमुक। अब देख रहे हैं आप, राज जो क्षेत्र एरिया है वही है, सेंट्रलाइज्ड पावर वहीं पे है, एक राजा के बाद दूसरा राजा आ जा रहा है, एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश आ जा रहा है, और परंपरा वो चली रही है, सेंट्रलाइज्ड पावर वहीं पे है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मगध महाजनपद पर शासन किए 7 राजवंश। ये 7 राजवंशों ने मगध पे शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। साथियों जो शुंग वंश है, इसमें हम शुंग वंश की चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो इसके पहले की और इसके बाद वाली भी हम पढ़ाएंगे, आपको बता देंगे, आपको, है ना, चर्चा कर लेंगे। हम शुंग वंश पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो शुंग वंश की जो स्थापना हुई, टाइम पीरियड है उसका 185 बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व। ये क्या होता है, देखिए जीरो है, आप ऐसे समझिए, ये जीरो है, जीरो के बाद ये 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे होते 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 100 वर्ष आ गया, 200 वर्ष आ गया, है ना, 300 वर्ष आ गया, ऐसे 300, 400, 500, 1000, 1200, 1500, ऐसे करते 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 1900 भी आया होगा, 1905 बंगाल विभाजन हो गया, है ना, 1947 देश आजाद हो गया, फिर 2000, फिर 2005 सूचना का अधिकार मिल गया, ऐसे ऐसे करके 2026 स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया, है ना, सीजेपी प्रोटेस्ट। तो ये समय है, यहाँ ये प्लस में है। और इधर जब हम जाते हैं तो ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, ईसवी। और इधर जो होता है जिसको हम संख्या रेखा को माइनस में दर्शाते हैं, उसको बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ये ईसा पूर्व की घटना है ना। यहाँ 1 हुआ होगा, 2 हुआ, ऐसा होते 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 73 आया होगा, 73 के बाद 100 आ गया होगा, 100 के बाद 200 आया होगा, है ना, ये पीछे चल रहा है। तो अब सोचिए 73 यानी जीरो से जीरो, अगर हम जीरो ये है तो 100 और जीरो के बीच में मिला 73 ईसा पूर्व।
फिर उसके और पीछे जा रहे हैं तो फिर 100 आ जा रहा है, फिर और जा रहे हैं तो 200 से पहले 185 ईसा पूर्व मिलेगा। तो 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक ये सुंग वंश यहाँ रहा है, मगध जनपद महाजनपद है ना, मगध महाजनपद। इसके संस्थापक जो है, सुंग वंश के जो संस्थापक कहा जाता है उसको हम कहते हैं पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग को कहते हैं बौद्ध द्रोही। देखिए पुष्यमित्र सुंग जो है, ये जो लास्ट के जो तीन हमने लिखा, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, लिखा है ब्राह्मण साम्राज्य का पुनरुत्थान। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण जो साम्राज्य था वो पूरा ब्राह्मणवादी परंपराएं चल रही थी, वैष्णव परंपरा चल रही है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, बीच में धीरे धीरे आप सम्राट अशोक को भी देखेंगे कि वो बौद्ध धर्म की तरफ झुक गया है, तो बौद्ध धर्म का विशेष तौर पर होने लगा। लेकिन जैसे ये आया है पुष्यमित्र सुंग ने, तो इसका झुकाव ब्राह्मण वंश की तरफ, ब्राह्मण परंपरा के उधर है, ब्राह्मणवादी परंपरा, ब्राह्मणवादी व्यक्ति है ये, ब्राह्मण साम्राज्य के उत्थान के रूप में इसलिए देखा जाए। पुनरुत्थान क्यों बोले, क्योंकि पहले कुछ था, डिक्लाइन हुआ, फिर से कुछ हो रहा है ना, वही चीजें फिर से रिवाइवल हो रही है, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। तो ब्राह्मण जो साम्राज्य था उसका पुनरुत्थान किया किसने, पुष्यमित्र सुंग ने। और सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इस तीनों वंश को एक साथ में बोला जाता है ब्राह्मण साम्राज्य का पुनरुत्थान। कौन व्यक्ति पुनरुत्थान शुरू किया, पुष्यमित्र सुंग ने। बौद्ध द्रोही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया है ना, तो बौद्ध द्रोही हो गया ये। पहले से बौद्ध परंपरा चल, खूब बौद्ध धर्म आगे फला फूला अपने देश में, लेकिन जब ये शासन बना है, शासक बना है, इसकी शासन आई है, तो ये बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षु, इन लोगों को इसने व्यवस्था लगाना शुरू कर दिया और बहुत सारे व्यवस्थाएं लगाए, इसलिए इसको हम बोलते हैं बौद्ध द्रोही। तो वो कौन सा भारतीय इतिहास का शासक है जिसको बौद्ध द्रोही के नाम से जानते हैं, वो है पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश के संस्थापक इसको बोलते हैं। अब साथियों एक चीज ध्यान रखना है, भरहुत और सांची स्तूप का पुनर्निर्माण कराया है कौन, पुष्यमित्र सुंग। और भरहुत और सांची स्तूप, स्तूप मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित मामला है ये, है ना। आपको एक कमेंट करना है आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन है, एकदम ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप। मैं स्कूल में पूछता हूं अपने विद्यार्थियों से तो वो नहीं बता पाते, पहली बार जब मैंने क्लास लिया था तो उनसे पूछा था, है ना। तो आपको बताना है, जरूर बताना है, भले चेक ही करके क्यों ना बताना पड़े, लेकिन बताना है। तो भरहुत और सांची का जो स्तूप है इसका पुनर्निर्माण कराया। बहुत सारे लोगों को यहीं पे आ जाती है गरारी, फंस जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है, जब ये बौद्ध द्रोही है तो बौद्ध स्तूप का निर्माण कैसे कराएगा हो, ये तो समझना लॉजिक क्या है। जब हम अपने क्लास में पूछते हैं तो सब बोलते हैं ना सर ये झूठ लग रहा है, ऐसे कोई लिख दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। सोचिए यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा, और ऐसा लगे कुछ भी बोल दें, लॉजिक मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, सब लगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ना हम थे ना आप थे, लिखा हुआ बात को पढ़ना है पर लॉजिक में सोचना है, और किताबें में लिखी गई है चीजें लॉजिक वाइज। कैसे लिखा, इसमें ये कहा जाता है कि ये जब स्थापना किया तो अपन पूरा व्यवस्था दिखा, ये तोड़ो ये फोड़ो, पूरा अपना ब्राह्मण साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन धीरे 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 इसको कोई मिल गया होगा, जैसे सम्राट अशोक जो थे वो तो शुरू से तो नहीं ना थे बौद्ध धर्म अपनाए हुए, उन्होंने पूरा युद्ध किया, कलिंग युद्ध में उनको लगा कि यार अब रहन देते, ऐसा नहीं कि उनको एकदम सा आ गया, अरे कुछ बात हुआ, प्रभाव पड़ा, कुछ चीजें देखा, रक्तपात देखा, ऐसे कई घटनाएं देखा, कुछ मिल जाएंगे होशियार, कहेंगे ना ऐसा नहीं कुछ ऐसा था, तो कुछ वैसा वाले लोग एग्जाम में नहीं सफल होते हैं, वैसा बातें ना सोचा करिए ना। जो सच बात है, अरे जो किताबों में लिखे गए जो प्रमाणिक है वही बात मानना है। सम्राट अशोक क्यों युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, तो कुछ है होशियार, वो कहते नहीं ऐसे 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 हुआ था, और हमको कहानी भी सुनाते हैं, वो कहानी हम आपको नहीं सुनाएंगे, है ना, क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है, क्यों मतलब। तो मैं आपको साथ ही बता रहा था कि इसने बौद्ध, भरहुत और सांची के बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण कराया है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि ऐसे कैसे, इसको तो हम बौद्ध द्रोही बोल रहे हैं, फिर निर्माण कैसे करा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि एक समय नहीं, मतलब इसने शुरू किया, शुरुआत में पूरा अफरा तफरी मचाया, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीता, जब इंसान एजगर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है, तो इसमें आता है कि हम अब थोड़ा अहिंसावादी हो जाए ना, तो इसने धीरे धीरे
बौद्ध धर्म का प्रभाव ही कहें या इसकी उम्र कहें, लगा कि अब थोड़ा तो ये जो है ना हिंसक जो प्रवृत्ति था इसका धीरे धीरे कम हो गया। तो अंतिम दिनों में इसने भरहुत और सांची स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, पहली बार कब भाई, पहली बार इस निर्माण में इसने पाषाण का प्रयोग किया, मतलब पत्थर का प्रयोग किया। इससे पहले जो बौद्ध स्तूप थे उसका रेलिंग जो हुआ करता था, रेलिंग पत्थर का नहीं हुआ करता था, पाषाण का नहीं हुआ करते थे। इस इंसान ने, कौन, पुष्यमित्र शुंग ने, जो शासक पुष्यमित्र शुंग है, इसने भरहुत और सांची के जो स्तूप निर्माण कराया, बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, वहां पे इसने पाषाण का प्रयोग किया। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि वो कौन सा शासक है, वो कौन सा जो प्राचीन शासक है जिसने पहली बार स्तूप का निर्माण या स्तूप के निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया, उसके रेलिंग बनाने में पाषाण का प्रयोग किया। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है इसी ने पहली बार स्तूप के निर्माण में इसका जो रेलिंग उसने दिलाया वो पाषाण का प्रयोग किया। अब साथ ही हम बात करेंगे जो पुष्यमित्र शुंग जो है वो उसका पुरोहित कौन थे, पतंजलि साहब थे, पतंजलि। अभी आप देखे ना बाबा रामदेव पतंजलि है ना, तो देखो पतंजलि वहां से आए हुए हैं, ये एक पुरोहित थे। पुरोहित जैसे होता है ना, अब गांव में आज भी चलता है कि कोई बड़ा घराना है, कहा जाता है कि पुरोहित है ना, मतलब उनका घर पे शादी विवाह अष्टजाम उसका जो भी पवित्र पूजा पाठ कुछ भी होगा तो एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित, वंश से संबंधित कोई व्यक्ति होता है जो कि अक्सर आते हैं और हर पूजा पाठ कराते हैं, उसको बोलते हैं पुरोहित। तो पुष्यमित्र शुंग का ये पुरोहित था, है ना। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन है, तो पतंजलि महोदय पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब कोई भी बताना अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ना। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, आप जरूर बताइए, लेकिन आपको पता है तो पक्का बताइए, थोड़ा कमेंट करने से मजा भी आता है, हमें भी इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये सीक्वेंस समझना है। इसका पुष्यमित्र जो शुंग है उसका पुत्र का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र कालिदास ने एक रचना किया था, कालिदास गुप्तकालीन कवि है, गुप्त काल में वो आए थे, तो उन्होंने एक कविता लिखा मालविका अग्निमित्रम। उसमें मालविका और अग्निमित्र जो दोनों हैं उनके प्रेम विवाह का भी वर्णन है उसमें। तो मालविका और अग्निमित्र दोनों की चर्चा है। तो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र जो है व्यक्ति वो यही है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। यानी कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में कौन सा अग्निमित्र है, तो ये है पुष्यमित्र के पुत्र। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं जो कि कई हो गए हैं एक के नाम से, तो ध्यान रखना। इसीलिए हमने कहा कि मालविका अग्निमित्र में, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की जो रचना है उसमें जो अग्निमित्र है वो कौन है, उसका संबंध किस वंश से है, तो शुंग वंश से है, और पुष्यमित्र शुंग का वो पुत्र है, ठीक। और उसमें मालविका उसकी पत्नी और मतलब प्रेमिका, और उसके बाद प्रेम विवाह के बारे में चर्चा किया गया, और भी चीजें हैं। अब देखिए पराजित किया जो पुष्यमित्र शुंग है, उन्होंने मीनांडर को पराजित किया। मीनांडर कौन था, ये इंडो ग्रीक था, यवन आक्रमणकारी था, इंडो ग्रीक आक्रमणकारी था, भारत पे इन्होंने आक्रमण किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको युद्ध में हरा दिया। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मीनांडर का ही नाम मिलिंद मिलता है, मिलिंद। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिंद को किसने हराया, पुष्यमित्र शुंग ने। मीनांडर को किसने हराया, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया, मिलिंद को, मीनांडर को। अब बात करते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, देवभूति। तो साथियों हमने इतनी सारी बातें किया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आप जरूर बताइए। कमेंट करना नेसेसरी है, जब आप करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल हमने नया नया ताजा ताजा शुरू किया है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अपना विचार रखिए, फीडबैक दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। जय हिंद, जय भारत।